नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश बातें सितारों की में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं भागीरथ साहू। बातें सितारों की में आज हम रूबरू होंगे अभिनेता अमित बहल से। अमित बहल का जन्म मुंबई में हुआ। बचपन से ही एक्टिंग का शौक था, इसलिए उन्होंने अपने कॉलेज के समय से ही रंगमंच ज्वाइन किया और रंगमंच से एक्टिंग के गुर सीखे। उसके बाद अमित बहल ने टीवी का रुख किया। 1994 में अमित बहल को टीवी की दुनिया में पहचान मिली, दूरदर्शन के शो शांति से। इस शो में मंदिरा बेदी मुख्य भूमिका में थी। इसके अलावा अमित बहल ने कई टीवी सीरियल्स में अहम भूमिका निभाई है, जिनमें बुद्धा, सावित्री, चक्रवर्ती, अशोक सम्राट और प्रधानमंत्री शामिल हैं। अमित अभी तक विभिन्न भाषाओं में करीब 100 से अधिक टीवी सीरियल में काम कर चुके हैं। अमित बहल ने सीरियल के साथ फिल्म दुर्गामती द मिथ, मणिकर्णिका, शिवाय, अता पता लापता, भेजा फ्राई 2 जैसे कई फिल्मों में अहम भूमिका निभाई है। अमित बहल अभी टीवी धारावाहिक लक्ष्मी घर आई में मांगीलाल कुमार के किरदार में नजर आ रहे हैं। तो आज हम इनसे रूबरू होंगे और जानेंगे इनके अभिनय के सफर के बारे में। और इस वक्त हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं अभिनेता अमित बहल। अमित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज की खास पेशकश बातें सितारों की में। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग ने मुझे इस मंच पर बुलाया और अच्छा लग रहा है आप लोगों से रूबरू होकर बात जी करना। बिल्कुल। अमित जी, अक्सर जो आपके फैन हैं, हम हैं, अक्सर लोग जानना चाहते हैं कि जो उनके एक्टर होते हैं, उनके जो रोल मॉडल होते हैं, उनकी शुरुआत कैसे कैसे होती है। हम ये जानना चाहेंगे आखिर कि कब आपको लगा कि आपको इस एक्टिंग की फील्ड में आना है, मुझे एक्टर बनना है। दरअसल बात यह कि मेरी मम्मी मुंबई विश्वविद्यालय की हिंदी डिपार्टमेंट की अध्यक्ष भी थी और पंजाबी एसोसिएशन और कल्चरल एक्टिविटीज में उनका बहुत उनका मतलब बहुत ही कार्यरत थी। और तो उनका बहुत बड़ा हाथ है मेरा जो मैं रंगमंच के प्रति या फिर एक्टिंग के प्रति जो मेरी रुचि बढ़ी है। सो माताजी की वजह से थिएटर, साहित्य, इन सारी जो ये फील्ड है ना, इनके साथ जुड़ने का मुझे मौका मिला। और मैं जिस स्कूल में गया, जमुना यूनिवर्सिटी स्कूल, वहां पर कल्चरल एक्टिविटीज, रंगमंच, लेखन, साहित्य, पढ़ना, म्यूजिक, ये सारी एक्टिविटीज को काफी प्रोत्साहन दिया जाता था, तो जिसकी वजह से एक रुचि तो बढ़ी। और स्कूल में ही तीसरी कक्षा में पहली बार, जैसे हर एनुअल डे का एक नाटक होता है ना, कि हर साल जब जो आपका एनुअल डे, तो थर्ड स्टैंडर्ड से लेके 10वीं तक हर साल एनुअल डे में पार्टिसिपेट करना, चाहे वो इंग्लिश का नाटक हो, चाहे वो हिंदी का नाटक हो। फिर घर पे बहुत से बड़े साहित्यकारों का आना जाना होता था, क्योंकि मम्मी की रुचि थी, मम्मी रेडियो वॉइस भी थी। तो घर पे हरिवंश राय बच्चन जी, डॉक्टर राही मासूम रजा, बशीर बद्र साहब, पंडित हनुनाथ चट्टोपाध्याय, विजय तेंदुलकर, प्रोफेसर वसंत देव, इन सबका घर पे आना, डॉक्टर नरेंद्र शर्मा जी, तो इनका घर पर आना जाना, मम्मी का इनसे जो एक वार्तालाप के भाई साहित्य के बारे में, लेखन को लेके, तो ये बढ़ता गया। पृथ्वी थिएटर जब बन गया था, तो फिर लिटिल पृथ्वी प्लेयर्स में एज एन एमेचर एक्टर शुरुआत की। और धीरे धीरे करते करते जब पहली बार नसीरुद्दीन शाह और परेश रावल को रंगमंच पे देखा और रंगमंच का एक जादू देखा कि ये कलाकार क्या जादू करते हैं, और जो प्रोसेस है पूरा, और आप जो व्यक्तित्व है आपका, जो आप जो है, उसके अलावा आप एक जिंदगी में शायद 100 व्यक्तित्व या जो अलग अलग कैरेक्टर्स करने की जो जिज्ञासा होती है, जिसकी वजह से आप एक्टर बनते हैं। हो सकता है कुछ लोग ग्लैमर की वजह से आते हैं, हो सकता है कुछ लोग क्योंकि उनके पेरेंट्स या उनके रिश्तेदार थे, लेकिन मेरे लिए था कि मैं एक ही जिंदगी में बहुत सारे किरदार करना चाहता हूँ और बहुत सारे रोल्स करना चाहता हूँ। कभी डॉक्टर बनना चाहता हूँ, कभी इंजीनियर बनना चाहता हूँ, कभी फौजी बनना चाहता हूँ, कभी तांत्रिक बनना चाहता हूँ, कभी संत बनना चाहता हूँ। और तो जो मैजिक ऑफ थिएटर जिसको हम कहते हैं, रंगमंच का जो एक जादू है, एक्टिंग का एक जादू है, जो एक पूरा, वो जादू ग्लैमर का जादू नहीं था, वो जादू है कि अपनी अभिव्यक्ति से दूर कुछ बनने का एक प्रयास था, जिसकी वजह से मैं इसमें बस मतलब एक बहुत ही खूबसूरत दलदल में फंसता गया और अभी भी फंस रहा हूँ। हालांकि इसको आपने दलदल नाम दिया, मैं तो इसको बोलूंगा ये तो फूलों का बागान है, जहां पर हम घुसते हैं तो खुशबू से हम फिर इसलिए मैंने कहा खूबसूरत दलदल। बिल्कुल। जैसा आपने कहा कि आपके घर में बचपन से ही
फिल्मी कलाकारों का, साहित्य से जुड़े बड़े बड़े लोगों का आना जाना था, तो फिर जो आपका पहला ब्रेक होगा, तो फिर उसको पहला ब्रेक मिलने में तो ज्यादा मुश्किल आपको हुई नहीं होगी, आसानी से मिल गया होगा बहुत आपका पहला ब्रेक। मुझे मतलब मेरी मम्मी को लगा था कि तुम जो कुछ भी कर रहे हो ये एक हॉबी, एक रुचि के लिए ठीक है, क्योंकि क्वालिफिकेशन से मैं इंजीनियर हूँ और एमबीए हूँ। हम्म। तो फादर मेरे नेवी में इंजीनियर थे, तो इनका मम्मी ये जब साहित्य डिस्कस करते थे, मम्मी भी अध्यापिका थी, मम्मी हो सकता है अपने जमाने में स्कूल कॉलेज में थिएटर करती होंगी, तो उनका ये था कि एक सिक्योर जॉब होना चाहिए, शिक्षण होना चाहिए। और बहुत सारे बड़े बड़े कलाकारों को हमने देखा था जो कि इनसिक्योर या गुमनामी की जिंदगी में आके चले गए, तो घर से बिल्कुल कोई सपोर्ट नहीं था। जब इनफैक्ट जो कुछ भी मैंने आज तक हासिल किया है, जिसमें मुझे बाहर के किसी भी, ना मम्मी का ना पापा का ना मेरे कोई भी सीनियर या जूनियर का सपोर्ट मिला, मैं मतलब बहुत गर्व के साथ कहता हूं कि आज तक जो भी मैंने हासिल किया बिना किसी सपोर्ट के हासिल किया। हाँ, एक बात तो ये है कि मेरे लिए आसान ये था कि चूंकि मैं बंबई से थिएटर में कर रहा था, प्रोफेशनल थिएटर भी किया यहाँ, उसके बाद मेरे मम्मी पापा ने एक्टिंग छुड़वा दी मुझसे। मैंने पृथ्वी थिएटर में रेगुलर काम कर रहा था। और जो जीता वो सिकंदर में जो रोल फाइनली मामिक ने किया था, जब उसका मेरा फाइनल स्क्रीन टेस्ट था, तो मम्मी पापा ने उसी दिन मुझे एक टिकट दे के दिल्ली भेज दिया नौकरी के। अच्छा। ये हुआ। डॉक्टर चंद्रप्रकाश जब चाणक्य की कास्टिंग कर रहे थे, तो चंद्रगुप्त मौर्य का मेरा ऑलमोस्ट फाइनल हो गया था, वो भी मुझे मम्मी पापा ने नहीं करने दिया। उसके बाद पवन कौल ने एक फिल्म लॉन्च की थी, जादू। पवन कौल जिन्होंने चोर और चांद डायरेक्ट की, तो शाहरुख खान उसके हीरो थे, रवीना टंडन हीरोइन, और मैं मेन विलेन लॉन्च हुआ था। अच्छा। मैं वो भी नहीं कर पाया। वो अलग बात है कि फिल्म बनी नहीं। तो इसीलिए आज जो कुछ भी मैंने हासिल किया है, अच्छा बुरा ज्यादा कम, मतलब वो जो कुछ भी है, मैं इसे सिर्फ ऊपर वाले की दया, मेरे दर्शकों का प्यार, और मैंने जो एफर्ट्स किए हैं और मेहनत, बाकी मदद तो मुझे कुछ नहीं मिली पहले। अच्छा, इतने सारे रोल आपने छोड़े हैं, आपने बताया जो बड़े बड़े रोल आपको मिल रहे थे लेकिन आपने छोड़ दिया, तो फिर वो पहला ब्रेक क्या था जो आपने आखिरकार अल्टीमेटली आपने किया? देखिए, ऐसा हुआ कि जब मैं बम्बई 1992 में बॉम्बे छोड़ के चला गया था, क्योंकि मैंने इनफैक्ट 1991 में बम्बई छोड़ के चला गया था। मम्मी पापा ने कहा था कि तुम थिएटर के साथ, तुम इंजीनियर हो, तुम जाके अपना पार्ट टाइम एमबीए करो, नौकरी करो। दिल्ली में मेरी किस्मत बहुत अच्छी थी। इब्राहिम अलकाजी साहब जो कि एनएसडी के फाउंडर डायरेक्टर है, उनके साथ मुझे काम करने का मौका मिला। जन्नतमच के साथ काम करने का मौका मिला, यात्रिक के साथ काम करने का मिला। मुंबई में भी उससे पहले फिरोज अब्बास खान और इफ्ता और लिटिल प्रिंसी प्लेयर पंडित सत्यदेव दुबे के साथ। तो एक मेरी फाउंडेशन तो बड़ी स्ट्रांग हो गई थी, चाहे वो भाषा को लेके या परफॉर्मेंस को लेके। जब मैं बम्बई आया 94 में, और उस टाइम पे मम्मी ने कहा कि अगर तुम्हें हमारे साथ रहना है तो नौकरी करनी पड़ेगी, नहीं तो एक मतलब किराए। और दिल्ली में भी यही हुआ कि जब मैंने नौकरी अपनी छोड़ दी, तो ऑब्वियसली कंपनी, क्योंकि मैं थिएटर वहां भी फुल टाइम करने लग गया था, तो मेरे बॉसेस ने मुझे निकाल दिया था। तो जो एक ऑफिस का अच्छा क्वार्टर मिला था, गाड़ी मिली थी, वो भी मुझे उससे हाथ धोना पड़ा। और जामिया मिलिया इस्लामिया के पास एक छोटी सी बरसाती सराय जुलेना में मैं यहाँ पे उस टाइम तो मुझे याद है 1500 रुपए के किराए पे मैं रहता था, क्योंकि अलकाजी साहब के नाटक चल रहे हैं। फिर बम्बई आया तो अलकाजी साहब ने मुझे मतलब महेश अलकुंचवार, जो कि बहुत ही मशहूर साहित्यकार है, लेखक हैं, नाटककार हैं, जिनकी लेखन पर गोविंद दिलानी ने बहुत सारी फिल्में बनाई हैं, पार्टी एक्सेट्रा से। तो महेश अलकुंचवार ने मुझे उनकी नाटक है आत्मकथा और प्रतिबिंब, ये 2 किताबें मुझसे कही कि तू जा गोविंद निलानी को मिल ले। गोविंद जी थिएटर के एक्टर को बहुत ही सपोर्ट करते हैं, और इसमें तो अपने फोटोग्राफ्स भी डाल दे बीच में। फोटोग्राफ किताब दी थी उन्होंने, नाटक का जो होता है ना एक हार्ड बाउंड जी। तो गोविंद जी द्रोकाल फिल्म की एडिट कर रहे थे, और मैं गया, और तो उन्होंने कहा कि, मैंने कहा सर महेश अलकुंचवार साहब ने भेजा है। तो पढ़ने लगे और मेरे फोटो देखे, तो कहता अमित तू एक्टर भी है? मैंने कहा। कहता अमित मैं तेरे जैसे चेहरों के साथ काम नहीं करता, मुझे रियल फेसेस चाहिए। अच्छा। तो उन्होंने ओमपुरी जी और आशीष विद्यार्थी, और आशीष सबको हमारे सीनियर है, ओम भाई हमारे गुरु भाई, और मैं उस टाइम मतलब गोरा चिट्टा पंजाबी लौंडा, मतलब, और एक बेसिक ये धारणा होती है कि हीरो बनने आए, लेकिन मैं तो सिर्फ अच्छा काम करना चाहता। तो गोविंद जी ने एक लेटर लिख के दिया कि जाके डेविड धवन से मिलना। उस टाइम मोबाइल होते नहीं थे, पेजर भी नहीं थे, तो मैं गया, मैं डेविड धवन जी को मिलने गया महबूब स्टूडियो में। वहाँ 2-2.5 घंटा वेट किया, उसके बाद उनका असिस्टेंट आया और
उसके बाद ये अलग बात है, उसके बाद मैंने डेविड जी के साथ 3 फिल्में की 6-7 साल बाद, वो अलग बात है। और तो मैं रुका और गोविंद जी ने मुझे कहा कि अमित मैं सिर्फ स्टार के साथ काम करता हूँ यार, तो मैं कहा क्या करूँ। और काजी साहब से को मैं बोल के आ गया था कि मैं तो बम्बई वापस जा रहा हूँ, अब तो मुझे इधर काम करना है। अब घर वालों को भी क्या बोलो, नौकरी से भी हाथ धोने वाला हूँ, यहाँ पर काम भी नहीं मिल रहा है। तो मैं अंधेरी स्टेशन पहुंच के मैंने एक एसी चेयर कार की टिकट ली, वापस दिल्ली जाके, और अलकाजी साहब के असिस्टेंट को कहा कि मैं आ रहा हूँ, लैंडलाइन से फोन किया। मैं पृथ्वी थिएटर पहुंचा तो वहां हमारे मित्र हैं, हमारे सीनियर है राजेश जैस और जितेंद्र शास्त्री, जो जीतू शास्त्री ने आपको भोपाल में रेपर्टरी में बहुत काम किया है, राजेश बैनर्जी के, और अनुराग कश्यप जो मेरे साथ जनरेटर मैच में। तो तीनों ने कहा कि तू है कम, मैंने कहा मैं जा रहा हूँ वापस यार, मेरा कुछ होने वाला नहीं, क्योंकि तीनों के साथ दिल्ली में काम किया हुआ था मैंने। तो चार कहता है शांत, तो उन्होंने कहा कि भाई 3 दिन से शांति वाले तुझे ढूंढ रहे हैं ऑडिशन करने के लिए। अच्छा। क्योंकि शांति के जो मेन डायरेक्टर है पार्थो मित्रा और आदि पोचा, उन्होंने तुम्हारा कोई नाटक देखा हुआ दिल्ली में, और वो कहते हैं कि विजय के जो कैरेक्टर के लिए ये लड़का फिट है। तो मुझे याद है कि मुझे अनुराग ने 1 रुपए का सिक्का दिया, क्योंकि उस टाइम पीसीओ होता था, तो पीसीओ में 1 रुपए का सिक्का डाला और मैंने फोन किया। और वो वहाँ जो कास्टिंग डायरेक्टर थे शफी नामदार के छोटे भाई सोहेल नामदार, मैंने कहा कि जी मैं अमित बहल बोल रहा हूँ। वो कहाँ हो तुम? मैंने कहा सर मैं तो ऐसे से आया हूँ, अभी तुरंत ऑडिशन के लिए, शूटिंग करनी 1-1.5 महीने में। तो मैंने कहा मैं कैसे हूँ यार, मेरे पास इतने पैसे भी नहीं, क्योंकि मैं जॉब तो कर रहा था और मैं ऑफिस से ही एक सेल्स कॉल अटेंड करके आया था। ऐसे भी है नहीं यार, वर्ली पहुंचना है, अंधेरी से वर्ली मैंने बहुत दूर, और 1-1.5 घंटे में 4 जगह में मिलूं। तो अनुराग ने मुझे 25 रुपए दिए, राजेश जैस ने कुछ 40 रुपए और जीतू भाई ने कुछ 20-22 रुपए, 100-125 रुपए कलेक्ट हो गए। ऑटो रिक्शा लिया, विलेपार्ले स्टेशन से ट्रेन पकड़ी, ट्रेन लेके शेयर टैक्सी पहुंच गए यूटीवी के ऑफिस, ऑडिशन दिया। उसके बाद कोई कॉल नहीं आया 4 दिन। अच्छा, फिर इंतजार करते रहे आप? हाँ नहीं, नौकरी, मैंने कहा कुछ होना नहीं है मेरा। मैंने कहा भाई वैसे भी हफ्ते भर बाद की तो टिकट थी मेरी, जाना ही है वापस दिल्ली, है ना, तो खत्म हो गया, जॉब से भी रिजाइन कर दूंगा, देखूंगा क्या करूंगा, अभी तो कुछ नहीं था। घर वालों ने भी कहा कि अभी या तो दिल्ली जाओ वापस करो कुछ, या फिर किराए पर मकान, मतलब ऑब्वियसली एक इंजीनियर एमबीए इस तरह की हरकतें कर रहा है। और फोन आ गया जी 4 दिन बाद। अच्छा, 4 दिन बाद ही फोन आ गया आपके पास? फोन आया कि आप आइए कॉन्ट्रैक्ट साइन करना। तो गए कॉन्ट्रैक्ट साइन करने, उन्होंने कहा कि 4 एपिसोड का किरदार है। यार 4 एपिसोड का किरदार मतलब क्या होगा पता नहीं, मतलब 4 एपिसोड के किरदार हमने किया। लेकिन जब पहला एपिसोड ही शूट हुआ तो पार्थो ने कहा कि अमित क्या है सिचुएशन। मैंने कहा पार्थो मैं नौकरी कर रहा हूँ और नौकरी से रिजाइन इसीलिए नहीं कर पा रहा हूँ, अलकाजी साहब को मना कर चुका हूँ, अगर कोई रेगुलर काम होगा तो ही मैं छोड़ सकता हूँ। इससे अमित प्रोड्यूसर्स को, रॉनी स्क्रूवाला को, सबको और एडवर्टाइजर्स को तेरा काम बहुत अच्छा लगा, तो ये 4 एपिसोड का किरदार अभी हम कंटिन्यूटी में ला रहे हैं। तो जब उसके बाद जब 15 अगस्त 1994 में शांति का पहला एपिसोड आया, तो मतलब उसके बाद तो जिंदगी बदल ही गई। बिल्कुल, वाकई जिंदगी बदल गई। और खास बात यह है कि इस सीरियल से बड़े बड़े स्टार निकले, उसमें से एक आप भी हैं, मनोज वाजपेयी, आशुतोष राणा, और बहुत पसंदीदा ये लोकप्रिय धारावाहिक रहा है DD1 का, और आज तक इस सीरियल को याद किया जाता है। अच्छा, बहुत सारे आपने सीरियल्स किए हैं, फिल्म भी बहुत सारी की आपने। फिल्म मणिकर्णिका में आपने अभिनय किया और बहुत ज़बरदस्त इसमें रहा, तो क्या कुछ एक्सपीरियंस था आपका इसमें? क्योंकि बड़े हैवी कॉस्ट्यूम थे, ज़बरदस्त संवाद थे, तो कुछ एक्सपीरियंस बताया आप इस फिल्म के? ये ऐसा था कि मतलब जो सबसे पहली एकदम बड़ी जो फिल्म मैंने की थी वो LOC कारगिल थी, ये दत्ता के साथ। उसमें भी बहुत आर्मी के कॉस्ट्यूम्स थे, फिर लक्ष्य भी की मैंने फरहान अख्तर के साथ। लेकिन मणिकर्णिका मेरे लिए बड़ा आसान था करना। क्यों? क्योंकि इतने टीवी पे कॉस्ट्यूम ड्रामा कर चुका हूँ और भाषा की समझ मुझ में है। मतलब चाहे वो राजकहानी हो या अशोका हो या वीर शिवाजी हो या स्वराज्य रक्षक संभाजी हो या सावित्री हो, चूंकि मैं रंगमंच से हूँ, एक कॉस्ट्यूम ड्रामा और कुछ ऐतिहासिक करना मुझे लगता है कि मतलब हम जो थिएटर के रंगमंच के कलाकार हैं उनके लिए बहुत आसान, बिल्कुल बहुत आसान होता है। और इससे पहले GTV की पहली झांसी की रानी में कर चुका था, जिसमें मैं उसमें कृतिका सेंगर, रानी लक्ष्मी अभिनीत और मैं उनका गुरु बना था, और मुझे दिनकर राव का कैरेक्टर पता था।
कंगना के साथ काम करके एक अलग मजा ये आया क्योंकि बहुत ही प्रोफेशनल कलाकार हैं, और जो क्रिश जो उस समय फिल्म डायरेक्ट कर रहे थे, उसके बाद उन्होंने फिल्म छोड़ी, हाँ उन्होंने भी आपको बहुत ही कंफर्टेबल बना दिया। तो और चूंकि हम जयपुर में और आमेर में शूटिंग कर रहे थे नवंबर एंड में, जब बहुत गर्मी नहीं थी, तो इसलिए वो भारी कॉस्ट्यूम पहन के ना, नहीं तो अगर हो सकता है ये मई या अप्रैल का महीना होता तो हो सकता है कि बहुत मतलब बहुत ही बिल्कुल प्रॉब्लम पसीना हो सकती, पसीना हो क्योंकि जाते आप सब हाँ, लोग। एकदम 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 मतलब हाँ तो लेकिन वो एक ओवरऑल सेटअप बहुत अच्छा था। हाँ तो तुम और मतलब क्या हो जाता है कि जब आप एक अच्छी फिल्म एक बड़े सेटअप का हिस्सा होते हैं ना, तो आपका हो जाता, जो आपने पुराना काम किया होता है, क्योंकि टेलीविजन और थिएटर आपको इतना एज अ कलाकार ना आपको ऐसा मजा देता है ना कि आपकी ना मशीन पूरी ऑयल्ड रहती है, बिल्कुल जंग नहीं लगी होती है। तो हमारे लिए तो बड़ा मतलब जो रंगमंच और जो टेलीविजन के कलाकार हैं उनके लिए फिल्म को टैकल करना बहुत कोई कठिन बात नहीं। जी। अच्छा, इतने सारे आपने फ़िल्म किए हैं और टीवी सीरियल्स किए हैं आपने, तो ऐसा कभी-कभी इंटरेस्टिंग वाक़ये कुछ हो जाते होंगे? कोई ऐसा यादगार पल जो शूटिंग के समय हुआ और अभी भी आप उसको याद करके आप हँसते हो, मुस्कुराते हो? मतलब अब जब हमने लक्ष्य की थी, हाँ। और ऋतिक ऋतिक रोशन उस जमाने में मतलब नेशनल हार्ट थ्रॉब थे और इस टाइम भी हैं। हुँ। और अगर आप जिन लोगों ने वो फिल्म देखी है कि वो सीन है जिसमें मैं उसको बहुत बुरा पनिशमेंट देता हूँ, उसको दंड देता हूँ, उसको ऑब्स्टिकल कोर्स में, क्योंकि वो मस्ती कर रहा होता है। वो सीन पूरा इम्प्रोवाइज किया हुआ है। अच्छा। वो इम्प्रोवाइज किया था और ऋतिक ने कहा कि सर आपको जब लात मारनी है, जो भी कुछ करना है, जो भी करना है आप कीजिए, मैंने पैडिंग पहनी हुई है। हाँ। अभी कुछ साल पहले जब फरहान मिले थे मुझे, तो कहता अमित वो जिस तरह से हमको तो लगा था कि मतलब कुछ कांड हो जाएगा, अच्छा। लेकिन वो जिस तरह से ऋतिक ने प्रोफेशनली किया था, मगर अगर आप वो सीन देखें तो आपको लगेगा बहुत ही ब्रूटल सीन है। हाँ। तो हाँ, काफी मतलब घिनौना लगता है। और क्या है कि एक्टर की लाइफ में ऐसे कभी कभार किस्से आते हैं कि आप मतलब मेरे साथ हुआ है, मैं नाम नहीं लूंगा। जी। मैं एक फिल्म के सेट पर पहुंचा हाँ। और तो डायरेक्टर कहता है अरे अमित सर आप यहाँ? तो मैंने कहा हाँ। अच्छा, आप क्या रोल कर रहे हैं? हाँ? मैंने कहा कास्टिंग आपने की? बोलते नहीं, हम मिल नहीं पाए, मैं तो आपको जानता हूँ। अच्छा, 2 दिन रुकोगे आप? मैंने कहा रुक जाता हूँ, शूटिंग तो कल से है। नहीं नहीं, आप 2 दिन रुकिए। हाँ। और एक नया कैरेक्टर क्रिएट किया गया। हाँ। और अभी हाल ही में मैं विवेक अच्छा, अग्निहोत्री की पहले फिल्म कर इसमें रहा ये हूँ। जानना चाहेंगे इसमें आगे कन्फ्यूज़न क्या था? क्योंकि आप तो शूटिंग के लिए गए थे अरे सेट पे। उनको कास्टिंग डायरेक्टर ने उनको बताया नहीं था, उन्होंने कहा कि उन्होंने अमित बी लिख दिया। ओके। तो डायरेक्टर ने बोला यार अमित बी तो कोई भी हो सकता है ना, हाँ। और फोटोग्राफी बात नहीं होगी, बिकॉज हो सकता है बहुत छोटा हाँ। किरदार था, लेकिन फाइनली वो बहुत बड़ा किरदार निकला। और हुँ। ये एलओसी की बात कर रहा हूँ। हाँ। और ये चूंकि ओपी दत्ता साहब, जेपी दत्ता के मरूम फादर, तो उन्होंने उस समय मेरा एक शो चलता था कोरा कागज हाँ। स्टार प्लस पे, आशा पारिक जी का, और विद्या गोस्वामी और ओपी दत्ता मेरे कैरेक्टर का और उस सीरियल के बड़े फैन थे। हुँ। तो फिर वो कैरेक्टर क्रिएट किया गया, इसलिए वो 2 दिन रुका मैं, और वही कैरेक्टर मेजर अजय जसरोटिया अभी शेरशाह में निकेतन मधोक ने किया। हाँ। अच्छा, तो आपने मतलब वो जी बहुत सारे हीरो हीरोइन के साथ आपने काम किया, लगातार आप कम से कम 25-30 सालों से आप काम कर रहे हैं। तो अभी जो कुछ कलाकार हैं और जो पहले के कलाकार जिनके साथ आपने काम किया, जो आपके को एक्टर हैं या हीरो हीरोइन हैं, किनके साथ सबसे आप कंफर्ट थे आप काम करने को लेकर? जो पुराने जो सीनियर्स हैं हमारे यहाँ, कंटेम्प्रेरीज हैं, उनका थोड़ा काम करने का तरीका थोड़ा रिलैक्स था, हुँ। बिकॉज उस टाइम इतना प्रेशर नहीं होगा। आज की डेट में जो जो यंग एक्टर्स हैं, जैसे अभी मैंने मणिकर्णिका की, या हाँ। अभी दुर्गामती की भूमि के साथ, हाँ, उनका प्रोफेशनलिज्म बहुत अलग है, हुँ। बहुत अलग प्रोफेशनलिज्म, अच्छा, बिकॉज किस तरह का थोड़ा सा डिफरेंस हमारे दर्शक जानना चाहेंगे, पहले के जो कलाकार थे काम करने का तरीका और अभी के जो कलाकार हैं उनका काम करने का तरीका, किस तरह का आप देखते हैं डिफरेंस? जब हमने स्टार्ट किया था तो मल्टीप्लेक्सेस इतने नहीं थे, हुँ। कंपटीशन इतना नहीं था, ओके, ओटीटी का प्रेशर नहीं था, हुँ। फिल्में या तो बड़ी हिट होती थी या पिट जाती थी। हुँ। आज की डेट में मतलब जब हम, जैसे फॉर एग्जांपल, जब मैंने मेरी सबसे
पहली फिल्म जो मैंने की, बड़ी वाली फिल्म कर्ज द बर्डन ऑफ ट्रूथ, जिसमें सुनील शेट्टी, आशुतोष राणा, सनी देओल, शिल्पा शेट्टी, बहुत रिलैक्स शूटिंग हुई थी, बहुत रिलैक्स। एक दिन में एक सीन, एलओसी कारगिल में पूरी इंडस्ट्री थी। अच्छा। संजय दत्त, मनोज बाजपेयी, सैफ अली खान, अभिषेक बच्चन, आशुतोष राणा, सुदेश बैरी, मतलब आप इंडस्ट्री पकड़ के चलिए। अच्छा, आपने कहा उस वक्त आराम आराम से सीन होते थे, तो अभी क्या होता है, एक दिन में कितने सीन हो जाते हैं? अभी प्री प्रोडक्शन, प्लानिंग, तैयारी, क्योंकि स्टेक्स बहुत हाई हैं, बजट का कंस्ट्रेंट है, और वो जमाना भी उस जमाने में अलग मजा था शूट करने का। हाँ। इस जमाने में अलग मजा है। लेकिन इस जमाने में थोड़ी सी जो चीजें फास्ट हो गई हैं, चाहे वो शेड्यूल हो। स्टूडियो से नहीं, मल्टीनेशनल नहीं थे, स्टूडियो सिस्टम नहीं था। हाँ। प्राइवेट इन्वेस्टर्स होते थे, बड़े प्रोडक्शन हाउसेस होते थे। आज की डेट में मुंबई शहर में एटलीस्ट 50 फिल्म प्रोडक्शन स्टूडियोज हैं, और इंटरनेशनल हैं, और कॉर्पोरेटाइज हो गया, थोड़ा और प्रोफेशनल हो गया है। तो आज की डेट में जब हॉलीवुड का क्रू भी इधर आता है, क्योंकि मैंने इंटरनेशनल प्रोजेक्ट भी बहुत किए जी, मैंने शॉन बीन के साथ भी काम किया, अभी शांताराम भी कर रहा हूँ। अब आज के पिछले 7-8 साल में, पहले लगता था कि हॉलीवुड वाले ज्यादा प्रोफेशनल है, लेकिन अभी जितने पिछले 4 या 5 साल में जितने इंडियन प्रोडक्शंस कर रहा हूँ, दे आर इक्वल इफ नॉट मोर प्रोफेशनल। बिल्कुल, जैसे जैसे अभी टेक्नोलॉजी हिंदुस्तान में और बेहतर होती जा रही है, और पिछले कुछ सालों से हमने कुछ ऐसी फिल्में देखी, बड़ी बड़ी बजट की फिल्में, चाहे उसमें बाहुबली शामिल हो, या फिर हम रजनीकांत की उठा ले 2.0, तो बहुत सारी बड़ी बड़ी फिल्में देखी जिसमें बहुत ज़बरदस्त टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया। अच्छा अमित जी, आप एसोसिएशन है जो आर्टिस्ट एसोसिएशन है सिंटा, आप उसके ज्वाइंट सेक्रेटरी भी हैं, तो ये किस तरह से एसोसिएशन काम करता है आर्टिस्टों को लेकर, ये जानना चाहेंगे आप? तो पहले तो मैं ज्वाइंट सेक्रेटरी था, अब मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ। मेरा प्रमोशन हो गया। प्रमोशन हो गया, आपको बहुत बहुत बधाई हो। अच्छा, मैं एक चीज बोलना चाहूंगा, कल ही मैंने सिंटा की वेबसाइट देखी थी, तो उसमें अभी भी आपका यही डेजिग्नेशन जा रहा है, उनको बोलिएगा अपडेट कीजिएगा। नहीं, आई थिंक अपडेट हो चुका है। मैंने कल ही देखा, उसमें यही लिखा था। ओके, मैं बोल दूंगा हमारे वेबसाइट डिजाइनर को। तो अभी हमारे इनफैक्ट हाल ही में इलेक्शन, 15 अगस्त को तो इलेक्शन हुए हैं, और देखिए सिंटा भारत की सबसे पुरानी और सबसे बड़ी एक्टर्स एसोसिएशन। हाँ। सिंटा एक इकलौती 1958 में ये एसोसिएशन बनी थी, और आज तक चल रही है, जिसमें बड़े बड़े इसके प्रेसिडेंट बलराज साहनी जी से लेके पृथ्वीराज कपूर से लेके दारा सिंह जी, अमरीश पुरी, आशा पारेख, जयराज जी, मनमोहन कृष्ण, ये सब बड़े बड़े प्रेसिडेंट्स रह चुके हैं। ये भारत की सबसे बड़ी संस्था है कलाकारों के लिए, और आज की डेट में जितनी साउथ की भी एसोसिएशन हैं और जितनी बंगाल की भी एसोसिएशन है, वो सब सिंटा के साथ कहीं ना कहीं जुड़ना चाहते हैं। जी बिल्कुल। अच्छा, सिंटा को लेके बीच में बहुत सारे सवाल खड़े हुए थे, जब जो मशहूर अभिनेत्री शिल्पा शिंदे, जब उनको बैन कर दिया गया था, तो एक पब्लिक के बीच में ये परसेप्शन गया कि क्या सिंटा के पास ये अधिकार है कि किसी कलाकार को वो बैन कर सकता है काम करने से? हमने बैन नहीं किया था, ये बहुत ही गलत प्रतिक्रिया थी। शिल्पा शिंदे के साथ डिस्प्यूट मीटिंग हुई थी, 6-7 मीटिंग हुई थी। उसके बाद हमारी जनरल बॉडी ने, बैन एक बहुत गलत शब्द है, अगर शिल्पा शिंदे को कोई बैन कर सकता है तो सिर्फ सरकार कर सकती है, आप और मैं नहीं, है ना। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री, सांस्कृतिक मिनिस्ट्री, वो हमने उसको 6 मौके दिए। उसके बाद हमारा जनरल बॉडी मीटिंग हुई, उसके बाद हमने अपना प्रस्ताव रखा, हमने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा। शिल्पा को स्टेज पे बुलाया गया पूरी जनरल बॉडी के सामने, उसने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा। उसके बाद यूनानिमसली जनरल बॉडी ने 2500 कलाकारों ने उसके एक्सपल्शन को एक्सेप्ट किया। ये सारी चीजें पब्लिक डोमेन में हमारा काम, उसके बाद उसने तो बहुत काम किया है, और ये पता नहीं उसको क्या हो गया था, मैं उसको बहुत टाइम से जानता हूँ। वो कभी कभार हो जाता है कि आपको लगता है कि आप संस्था से बड़े, कभी कभी आपको लगता है कि अब उसने बिग बॉस में भी ये कहा कि सलमान के सामने, सलमान हमारा मेंबर है, अमिताभ बच्चन हमारे मेंबर है सिंटा के। सारे 99% जितने कलाकार वेस्ट इंडीज में काम करते हैं, और अभी अब धीरे धीरे क्योंकि इतना सारा काम मुंबई के बाहर जा रहा है, बाकी के स्टेट्स में, क्षेत्रों में सब्सिडी मिल रही है, वहाँ रंगमंच पे अच्छा काम हो रहा है, तो बहुत सारी जगहों पर अब हमारे
हो सकता है 1.5 साल के अंदर ब्रांच ऑफिसेस खोले बनिस्बत भोपाल, लखनऊ, चंडीगढ़, अहमदाबाद या सूरत, क्योंकि देवनागरी और देवनागरी से रिलेटेड जो भाषाएं, हिंदी, मराठी, गुजराती, छत्तीसगढ़ी, हरियाणवी, पंजाबी। नहीं, ये बहुत अच्छी प्लानिंग है आप लोगों की, क्योंकि अगर ये एसोसिएशन अगर राज्य में भी खोलेंगे तो जो कलाकारों की परेशानी रहती है वो उस समस्या का समाधान जरूर होगा। बिल्कुल, सिर्फ कलाकारों की परेशानी नहीं, कितनी बार ये होता है कि जो लोकल कलाकार होता है वो प्रोफेशनल नहीं होता, वो आ जाएगा बिल्कुल पे, कल कहता है कि आज मेरा मूड नहीं है। बिल्कुल अमित जी, तो सही कहा आपने, जो तमाम तरह की जो मदद है वो भी सिंटा की तरफ से जरूर मिलेंगी। समय कम है, नहीं तो हम आपसे और बातचीत करते। बहुत बहुत शुक्रिया समय निकालकर आपने हमसे बातचीत की, बहुत बहुत थैंक धन्यवाद। यू। तो बातें सितारों की में आज हम रूबरू हुए अभिनेता अमित बहल से। अगले बार हम फिर किसी शख्स से मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी। आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज।